अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम अनदर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जब उमर इब्न अल ख़त्ताब के अंडर थी कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई थी उसमें। तो फर्स्ट उमर इब्न अल ख़त्ताब कौन थे? ये आफ्टर अबू बकर सेकंड पॉइस खलीफस थे, यानी कि सेकंड कैलिफ थे ये आफ्टर अबू बकर सिद्दीक। तो किस तरह से इन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंट्स की, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स की, रिफॉर्म्स की और कौन कौन सी इस्टेब्लिशमेंट्स की। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर कोई भी नोट्स, कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए इस लेक्चर के रिलेटेड या कोई किसी और लेक्चर के रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम आपको शॉर्ट पीरियड में इसके रिलेटेड, इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो इसको स्टार्ट करेंगे कि जो उमर इब्न अल ख़त्ताब थे ये सेकंड कैलिफ थे आफ्टर अबू बकर सिद्दीक। तो ये एक रिनाउड कैलिफ थे ड्यू टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। जिस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वहाँ की डेवलपमेंट में, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट में, उसका स्ट्रक्चर एनहेंस करने में या गवर्नेंस को एनहेंस करने में, उसकी वजह से ये एक रिनाउड कैलिफ इनको कहा जाता है, रिनाउड कैलिफ इनको माना जाता है इन डेवलपमेंट्स की वजह से। अगर हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पर सेवरल ऐसे रिफॉर्म्स थे, इनोवेशंस थे, जिससे क्या हुआ कि इस्लामिक स्टेट स्ट्रेंथन हो गई। और उसमें भी इन्होंने क्या किया, जस्टिस, इक्विटी, इस चीज़ का इन्होंने, यानी इस चीज़ पर इन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया, इस पर जोर दिया। तो यही सारी, यानी कि जो इन्होंने ये डेवलपमेंट्स की, जितनी भी वहाँ पर कंट्रीब्यूशंस, रिफॉर्म्स की, इन्हीं सभी रिफॉर्म्स को हम अच्छे से वन बाय वन पढ़ेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर हम इससे इसकी यानी कि पहली जो इनकी कंट्रीब्यूशन, अगर हम उनके बारे में डिस्कस करें तो पॉलिटिकली, यानी कि गवर्नमेंट में कौन सी इन्होंने डेवलपमेंट्स, रिफॉर्म्स की। तो फर्स्ट इन्होंने सेंट्रलाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि ये इन्होंने एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया जिसमें क्या हुआ कि वहाँ पर क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की थी, यानी कि वहाँ पर जो इनका रूल था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपॉइंट किए वलीज, गवर्नर जिनको हम बोलते हैं, और इसके अलावा रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि जो रीजन्स के आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस तरह आज हमारे यहाँ पर होते हैं मजिस्ट्रेट्स, होते हैं वलीज, होते हैं कादीज, होते हैं। तो इन्होंने उनको अपॉइंट किया, क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रोविंसेस का अच्छे से ध्यान रखे, वहाँ पर इंश्योर करे कि लोगों को कौन कौन सी सहूलियात मिल रही है, कौन कौन से उनको पब्लिक वेलफेयर्स मिल रहे हैं, कौन कौन सी उनकी नीड्स क्या क्या है वो हम तक पहुँचाए। तो इस तरह से इन्होंने उस वहाँ पर सेटअप कायम किया। इसके अलावा इन्होंने शूरा, यानी कि जिसको हम कंसल्टेशन बोलते हैं, मजलिस शूरा इन्होंने वहाँ पर कंडक्ट किया, यानी कि इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इन्होंने ऐसा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जिसको हम मजलिस शूरा भी बोलते हैं, यानी कि वहाँ पर इम्पोर्टेंट मैटर्स पर कंसल्टेशन की जाती थी। जिस तरह से हम आज पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी लॉ, किसी भी रेगुलेशन के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। उसी तरह इस्लामिक स्टेट में क्या होता है कि यहाँ पर मजलिस शूरा होता है, यानी कि इस्लाम में एक मेन फैक्टर है कंसेप्ट ऑफ कंसल्टेशन, यानी कि डिफरेंट स्कॉलर्स, इमाम्स की कंसल्टेशन लेना, उनकी राय लेना। तो इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसमें क्या आता था कि कुछ कंपेनियंस आते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी कि जिन्होंने उनसे सीखा था, उनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाता था कि आप अपनी राय दो किसी भी मैटर के रिलेटेड। इसके अलावा जुडिशल रिफॉर्म्स इन्होंने किए, यानी कि इन्होंने जज, जो हम आजकल जैसे हम कोर्ट्स बताते हैं, उसी तरह इन्होंने भी वहाँ पर कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया। वहाँ पर इन्होंने जजेस को, यानी कि जिनको कादीज बोलते हैं, इन्होंने उनको अपॉइंट वहाँ पर किया। अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग जजेस को, अलग अलग कादीज को इन्होंने अपॉइंट किया, जिससे क्या हो कि वो वहाँ पर लोगों के यानी कि उनके जो उनकी दलील है उनके बेसिस पर उनको वो हुक्म सुनाए, जो कि जस्टिस का होना चाहिए, यानी कि जो भी वो कादी, यानी कि कादीज या जजेस जो होते थे, जो भी वो वहाँ पर उनका डिसीजन होगा वो जस्टिस होना चाहिए, यानी कि उसमें जस्टिस होनी चाहिए, अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए बल्कि फेयरनेस होनी चाहिए। और इसके अलावा वो जो जजेस थे उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि आप अपना जो ये डिसीजन है, यानी कि किसी भी दलील पर, किसी भी लोगों के किसी भी मसले पर, वो अकॉर्डिंग टू द कुरान और सुन्ना होना चाहिए। इसके अलावा
लीगल प्रेसिडेंट्स ये भी एक फैक्टर है, यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस बनाई, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जो कि बेस्ड था इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस या इस्लामिक फिक पर, यानी कि इनके जो डिसीजंस पॉलिसीज़ वो सभी रिकॉर्ड किए जाते थे। किनके, जो ये उमर इब्न अल ख़त्ताब थे, सारे इनके इनका जो ये कहते थे, यानी कि इनकी जो पॉलिसीज़ इनके डिसीजन उनको रिकॉर्ड किया जाता था। और इसके अलावा लेटर, यानी कि इसके बाद में क्या होता था कि वही रिकॉर्डिंग्स, वही डिसीजंस जो इन्होंने रिकॉर्ड किए थे, वही फिर बाद में क्या सर्व करते थे एज रेफरेंसेस फॉर सब्सिक्वेंट इस्लामिक लीगल स्कॉलर्स, यानी कि कहीं पर भी उसके रिलेटेड कोई मसला उठता था, कोई क्वेश्चन अराइज होता था, तो वहाँ पर उस दलाइल को पेश किया जाता था, उस पॉलिसी और डिसीजन को पेश किया जाता था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है इसमें। इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिकली और सोशली किस तरह से इन्होंने वहाँ पर रिफॉर्म्स की, तो इन्होंने वहाँ पर दीवान कंडक्ट कराया, जो क्या था कि एक रजिस्टर था जिसमें सोल्जर्स, यानी कि जो गुलाम थे, जो सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थे, उनका जो रिकॉर्ड था उसमें इसको, यानी कि उस दीवान में उस रिकॉर्ड्स को कीप किया जाता था। और जो वहाँ पर ट्रूप सर्व करते थे इस्लामिक स्टेट में, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको जैसे हम आज देखते हैं कि यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उनको सैलरी मिलती है, तो उसी तरह से इनको भी सैलरी मिलती थी। उसी उसी को हम दीवान बोलते हैं, यानी कि वहाँ पर उन ट्रूप्स की यानी कि फैमिलीज़ को, उनके रिलेटिव्स को कुछ पेंशन्स मिलते थे, कुछ पैसे मिलते थे, या कुछ वो क्या वहाँ पर वो देते थे, जिससे उनको सपोर्ट मिलता था, यानी कि जिससे क्या होता था कि उनकी वो सेफ्टी होती थी। जिस तरह से आज यहाँ पर कोई सोल्जर सर्व करता है तो उसको फैमिली को कोई पेंशन मिलता है, या कोई बोनस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, या सिंपली सैलरी मिलती है, तो वहाँ पर भी ये कंसेप्ट था। इसके अलावा पब्लिक ट्रेजरी इन्होंने वहाँ पर इस्टेब्लिश की, यानी कि जिसको हम बैतुल माल बोलते हैं। पब्लिक ट्रेजरी सिंपली डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का था, वो इस एक ही जगह पर इन्होंने कलेक्ट किया, जो कि बाद में किस चीज़ की तरफ ये उसको स्पेंड करते थे, पब्लिक वेलफेयर की तरफ, यानी कि इस बैतुल माल में वो पब्लिक फंड्स जैसे टैक्सेशन, फीस, फाइनेंस, पेनल्टीज, टैक्सेशन में कौन आता है, ज़कात आता है, यानी कि ये सारे पैसे जो लोगों से कलेक्ट करते थे वो इसी बैतुल माल में वो रखते थे। इसके अलावा इससे क्या होता था कि ये जो बैतुल माल का कंसेप्ट जो था, इसमें पैसे जमा रखते थे, उस पे उसके बाद क्या होता था कि यही पैसे नीडी पीपल को उनके वेलफेयर के लिए दिया जाता था, यानी कि जिनको ज़रूरतमंदों को दिया जाता था। इसके अलावा जैसे कि बैतुल माल, उसका सोर्सेज भी यही है, टैक्सेशन, यानी कि टैक्स, जिसमें क्या आता है कि ज़कात आता है, खराज आता है, जिज़िया आता है, जो कि ज़कात सिंपली आर्म्स गिविंग है, यानी कि ये सभी को देना है, ओब्लिगेटरी आर्म्स गिविंग। और खराज जो लैंड टैक्स है इस्लामिक स्टेट में, जजिया जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता है, जो इस्लामिक गवर्नमेंट में नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको देना पड़ता है मुस्लिम रूलर्स को, यानी कि इस बैतुल माल को, जिससे क्या होता है कि वो जो रूलर होता है वो इन नॉन मुस्लिम्स को भी प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके अलावा ये सारे टैक्सेस कहाँ पर कलेक्ट होते थे, बैतुल माल में, और बाद में इनको यूज़ किया जाता था पब्लिक वेलफेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट्स, मिलिट्री एक्सपेंसेस एज वेल एज डिफेंसेस, यानी कि जितने भी आर्म्स, एमिनेशन, ट्रूप्स, इन सभी के लिए ये पैसे इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट, किस तरह से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लाई, और अर्बन डेवलपमेंट किस तरह से इन्होंने लोगों को अर्बनाइजेशन की तरफ किस तरह से ले गए। जैसे कि वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने डिफरेंट सिटीज़ को फाउंड किया, यानी कि अलग अलग सिटीज़ को इन्होंने फाउंड किया, जैसे बसरा, कूफा था जो कि आज इराक में है। तो ये सारे जितनी भी ये सिटीज़ थी, बाद में ये कहाँ पर आई, बाद में इस्लामिक स्टेट में ही आई, यानी कि इन सभी पर मुसलमानों ने क्या किया, कॉन्करर किया, तो बाद में ये इस्लामिक स्टेट ही बन गई। लेकिन ये सारी जो प्लेसेस थी, जब इनको आइडेंटिफाई किया गया, जब इनको फाउंड किया गया, उसके अलावा क्या हुआ कि इन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी आर्मी कायम की। जिस तरह आज हम देखते हैं बंकर बने होते हैं, उसी तरह इन्होंने भी वहाँ पर बंकर बनाए अलग अलग जगह पर, बसरा में, कूफा में, यानी कि पहाड़ों पर, नीचे मैदान में, अलग अलग जगह पर इन्होंने जो उनके ट्रूप्स थे उनके लिए बसेरा बनाया। इसके अलावा पब्लिक वर्क्स, यानी कि अगर हम उमर इब्न अल ख़त्ताब की बात करें तो इनको जाना जाता है इस तरह से भी कि उन्होंने वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, रोड्स की तरफ, ब्रिजेस, कैनल्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट्स की, बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट्स की, इन इन चीज़ों की, जिससे क्या हुआ कि
ट्रेड इससे फैसिलिटेट हो गए। जिस तरह से इन्होंने रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, कैनल्स बनाए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो बाकी जितने भी आसपास के जितने भी वहाँ की कंट्रीज़ थी, इलाके थे, उनको एक वे मिल गई ट्रेड की तरफ। यानी कि वो फिर उसी रोड के थ्रू वो ट्रेड करने आ गए। इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, या कैनल्स के थ्रू वाटर सप्लाई आना स्टार्ट हो गया। ये सारा जो क्या था, ये पब्लिक वेलफेयर का था, यानी कि इन्होंने पब्लिकली वर्क्स ये सब की। अब मिलिट्री रिफॉर्म्स में अगर हम देखें, जिस तरह से हमने अबू बकर सिद्दीक के अंडर हमने मिलिट्री देखी, उन्होंने किस तरह से मिलिट्री कंसोलिडेशन की, तो इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या किया, किस तरह से इन्होंने मिलिट्री को रिफॉर्म किया। तो इन्होंने एक ऐसी मिलिट्री बनाई, ऐसा मिलिट्री सेटअप बनाया जिसमें कुछ की स्ट्रैटेजीज थी, की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस थी, यानी कि कुछ ऐसी गिनी चुनी लोकेशंस थी जहां पर इन्होंने अपनी ट्रूप्स को बोला कि, यानी कि अपनी ट्रूप्स को अपॉइंट किया। जैसे हम आज यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कश्मीर में है, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पहाड़ों पर यहाँ पर ट्रूप्स होते हैं, मैदानों में ट्रूप्स होते हैं, जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते वहाँ पर ट्रूप्स होते हैं। इसी तरह इन्होंने भी कुछ ऐसी जगह को चुना जहाँ से इनको लगता था कि वहाँ से हमले हो सकते हैं, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वार्स हो सकते हैं, या कोई अलग डायनास्टी वहाँ से आ सकती है, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी ट्रूप्स को अपॉइंट किया। इसके अलावा इन्होंने मिलिट्री में इथिक्स और डिसिप्लिन का एक कंसेप्ट उनके अंडर अडॉप्ट करवाया, यानी कि मिलिट्री में एक कॉन्सेप्ट इन्होंने वहाँ पर इनको दिया कि जो क्या होना चाहिए कि आप सभी के अंदर डिसिप्लिन इथिक्स होना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर या कंडक्ट ऑफ सोल्जर्स, ये सभी इन चीज़ों में आपको डिसिप्लिन, आपको इथिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, इथिकल कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जैसा हम आज भी देखते हैं कि यहाँ की जो ट्रूप्स, यहाँ की जो मिलिट्री है, उनके अंडर एक डिसिप्लिन होता है। जैसे वो परेड करते हैं, या अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको वो उनको सलामी देते हैं, तो वो सब उनका डिसिप्लिन है, और मिलिट्री में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें, गवर्नमेंट और पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ ऐसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की थी, जिसमें हम देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें क्या था कि जितने भी गवर्नर्स, कादीज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, उनको रेगुलरली गाइड किया जाता था, उनको रेगुलरली इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाती थी कि आप अगर मिसकंडक्ट करते हो, आप अगर करप्ट हो जाते हो, अगर आप करप्शन को यूज़ करते हो, या अब्यूज़ ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए आपको, यानी कि आप उस चीज़ के लिए खुद जिम्मेवार है। उस सब की अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर है, और इस चीज़ को हम इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल हम अलो नहीं करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थी, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, वो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी उन्होंने अडॉप्ट की, यानी कि कुछ भी वहाँ पर छुपा हुआ नहीं था। वहाँ पर जो भी काम होता था, कोई मसला होता था, उनको पब्लिकली उनको रिजॉल्व किया जाता था। इसके अलावा पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी कि इन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स वहाँ पर चलाए, डिफरेंट अवेयरनेस वहाँ पर चलाए, जिससे क्या हुआ कि जो पुअर ऑर्फन्स विडोज़ थे, उनको हेल्प मिल गई, उनको उनके लिए भी थोड़ी सी, जिसे हम वैलेट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने देखा, तो उससे इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला। इन्होंने ऐसे गेस्ट हाउसेस एस्टैब्लिश किए, रेस्ट हाउसेस एस्टैब्लिश किए ट्रैवलर्स के लिए, यानी कि जो ट्रैवल करते थे उनके लिए इन्होंने गेस्ट हाउसेस इस्टेब्लिश किए, जिससे क्या होता था कि जो भी, यानी कि नीडी पीपल थे, जो एफर्ट नहीं कर पाते थे कहीं पर्टिकुलर प्लेस पर रुकना, तो वो वहाँ पर रेस्ट कर सकते थे। जिससे क्या हुआ कि एक ऐसी वेल मेंटेन्ड एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पर कंसेप्ट अराइज हो गया, यानी कि पब्लिकली इन्होंने बहुत सारे ऐसी वर्क्स, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स को रिफॉर्म किया, इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस में, यानी कि अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी इनोवेशंस इन्होंने की। कौन कौन सी इनोवेशंस नई, यानी वो हमने पिछले में हमने देखा, जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े उसमें हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने रिफॉर्म किया, बट यहाँ पर इन्होंने इनोवेट समथिंग किया। क्या किया? इन्होंने इस्लामिक कैलेंडर को इनोवेट किया, जिसे हम हिजरी कैलेंडर बोलते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जिसे हम आज देखते हैं, हमारे पास अक्सर वो मस्जिदों में होता है इस्लामिक कैलेंडर, उस पर इस्लामिक, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर में क्या होता है कि वहाँ पर जो मंथ्स के नेम होते हैं वो इस्लामिक अकॉर्डिंग टू द इस्लाम होते हैं। तो इन्होंने उसी कैलेंडर की इनोवेशंस की, यानी कि इन्होंने उस कैलेंडर को इनोवेट किया। इन्हीं के पीरियड में पे से, यानी कि इन्हीं के पीरियड
जब इनका पीरियड था तो उसी टाइम पे से इस्लामिक कैलेंडर इन्वेंट हो गया। हमारे पास जो आजकल इस्लामिक कैलेंडर है वो उसी टाइम पे इन्वेंट हो गया। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि इन्होंने इस चीज़ पर भी एम्फेसाइज किया, थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस दी कि हर चीज़ का रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए, हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके अलावा ये जो प्रैक्टिस थी, यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग जो प्रैक्टिस थी या डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ जो भी कोई काम इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता था तो उसका एक रिकॉर्ड होता था, वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड। उससे क्या हुआ कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी कोई काम होता था उसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई, अकाउंटेबिलिटी आ गई, और वहाँ का जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। और इससे क्या हुआ कि ओवरऑल जो इस्लामिक स्टेट थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। यानी कि इनके अंडर भी हमने देखा कि इन्होंने भी रिफॉर्म्स किए, इस्टेब्लिशमेंट्स किए, इनोवेशंस किए, जिससे क्या हुआ कि इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कहीं कोई कन्फ्यूजन है आप हमें बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।